हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी एंड कस्टम लॉ। एसएल ड्यू की ये बुक है जिसमें अगर कोई रेगुलर का बच्चा देख रहा है या कोई एनसीईआरटी का स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी देख सकता है इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर 6 का सिलेबस है बीकॉम ऑनर्स एसएल ड्यू का, जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी एंड कस्टम लॉ। आज इसका चैप्टर नंबर जो है 4th हम करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, वो जाके आप एक एक करके वॉच कर लेना। एक एक करके सारे लेक्चर्स को आप वॉच कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं, जो बुक से नहीं पढ़ सकता स्टूडेंट या वीडियो लेक्चर से नहीं समझ सकता, तो नोट्स इसके रेडी हो चुके हैं। नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस नंबर पे ही आप मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं जिसमें ऑल चैप्टर्स कवर्ड होंगे। मिनिमम प्राइस 100 रुपीज़ है, इसमें ऑल चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो नोट्स के लिए फटाफट से मैसेज कर सकते हो। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4। अगर हम यूनिट सेकंड का देखें तो चैप्टर नंबर 3 है, वैसे चैप्टर नंबर हमारा 4 है क्योंकि लेक्चर हमारा 4 है। ये कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो आज हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट चैप्टर नंबर 3। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो हम इसको चैप्टर नंबर 3 की नहीं चैप्टर नंबर 4 बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा 4th लेक्चर है। कंपोजिशन स्कीम, पहले आप ये समझोगे कि कंपोजिशन स्कीम्स क्या होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लाइंसेस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर कंप्लाइंसेस जो है उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करा जाता है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। जैसे कि एमसीए पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जहां पर टैक्सेस वगैरह जो पे करने होते हैं, तो उन टैक्सेस के उन कंप्लाइंसेस में आपको थोड़ी छूट मिल जाती है, रिबेट बोल सकते हो। उनकी कंप्लाइंसेस कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीका होता है कंपोजिशन स्कीम। बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सप्लायर ऑप्टिंग from composition schemes are not required to worry about classifications of goods and services। सप्लायर जो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं उनको कंपोजिशन स्कीम के अंदर इस बात की चिंता की जरूरत नहीं होती कि गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से क्लासिफाइड करा जाए। रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन देयर गुड्स एंड सर्विसेज। कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर जीएसटी पे जो होता है वो गुड्स और सर्विस पर अलग अलग कंप्लाइंसेस रेट्स में मेंशन होता है पहले से ही, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एराइज एनी टैक्स इनवॉइस। जिनको कोई भी टैक्स इनवॉइस एराइज नहीं करना पड़ता। दे नीड टू बी इशू ए बिल ऑफ सप्लाई। सिर्फ उनको नीड होती है, जरूरत होती है बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की, इन विच नो टैक्स कैन बी चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट। अगर उस टाइम जिसमें वो किसी भी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं रिसिपिएंट पे, तब उनको सिर्फ और सिर्फ एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, जिसको बीओएस बोला जाता है। तीसरा आता है ईयरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 रिटर्न जो है वो एनुअली मतलब कि हर साल उनको फाइल करना पड़ता है। क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसमें आप मंथली बेसिस पे टैक्सेस पे नहीं करते, इसमें आप क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स को पे कर देते हो। नीचे एक शॉर्ट नोट दिया है ब्रीफ में, जैसे कि कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी आप सामान देते हो, सामान लेते हो परचेज करते टाइम में, है ना, तो आपको उस चीज पे टैक्स लगाया जाता है। बाद में उस टैक्स को अवेल कर नहीं सकते आप। इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोला जाता है, जब आप सामान किसी से दूसरे से लेते हो तो वो जो टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स आपको बच जाता है, ठीक है, तो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। बट आप इनपुट टैक्स इस चीज में कंपोजिशन डीलर्स अगर आप हो तो इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी चीज है कि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपलसरी फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पर सबसे पहले, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर,
अब आपको टर्नओवर जाननी होगी कि टर्नओवर कितनी होनी चाहिए जिस पे आपको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो। इट इंक्लूड्स एग्रीगेट वैल्यू ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो इसमें इंक्लूड होगी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 के अंदर। दूसरा, एग्जम्प्ट सप्लाईज जो है जैसे कि नील रेटेड की है या होली एग्जम्प्ट है या कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो ये तीनों ही इसमें एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद तीसरा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस का किसी भी तरह की, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, चाहे वो जीरो डेटेड सप्लाई हो। जीरो डेटेड सप्लाई मतलब आपने किसी मंथ, पर्टिकुलर मंथ में कोई भी सप्लाई ना करी हो तो भी आपको एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो वो है। आगे लिखा है उसके बाद ये इसके अंदर इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। आगे लिखा है इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई मैंने ब्रीफली समझाया था चार्ज ऑफ जीएसटी में, मींस प्रीवियस थर्ड लेक्चर में, मेरी तीसरी वीडियो जो है ना वो आप जाके देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी। इंटर और इंट्रा में बहुत ब्रीफली 40 मिनट से समझाया हुआ है अच्छे से दोनों चीजें क्या है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि अगर आप अपना कोई माल एक जगह से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस जगह पर आपको सेम पैन रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से लेकर मुंबई में कोई सामान शिफ्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उस जगह आपको पैन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, सेम पैन। आगे लिखा है स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर टू बी कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस। जितने भी पैंट्स हैं वो ऑल इंडिया बेसिस के ट्रेडिंग पे रिक्वायरमेंट होगा। इट एक्सक्लूड्स, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या चीजें नहीं है, एक्सक्लूड्स है जो हटे हुए हैं। पहली चीज तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस, ये सब चीजें एक्सक्लूड होंगी। दूसरा, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय द पर्सन ऑन आरसीएम बेसिस। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो इनवर्ड सप्लाई है ना भाई, तो उनकी वैल्यू एग्जम्प्ट रहेगी, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी आरसीएम बेसिस पर अगर हुई है तो। अगला क्या है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट। किसी भी तरह की एग्जम्प्ट सर्विसेज है, एक्सपेंड डिपॉजिट्स वगैरह एक्सटेंडिंग को लेकर, कोई भी लोन या एडवांस है, कंसिडरेशंस हैं, या किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं लेते। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम। अगर किसी पर्सन ने आरसीएम बेसिस पर कोई इनवर्ड सप्लाई टैक्स पे किया है, वो इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट बी इंक्लूड इन एग्रीगेट टर्नओवर, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। क्लियर है, दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी आरसीएम बेसिस पर पेबल टैक्सेस होंगे या कोई इनवर्ट सप्लाईज होगी वो आरसीएम बेसिस पर अगर है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स या एडवांस, किसी भी तरह की एक्सटेंडिंग सर्विसेज, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लोन या एडवांस हो सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंट इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो होगा कैलकुलेट करा जाएगा जो एटीओ द्वारा, वो इसमें लिया नहीं जाएगा, शामिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं टर्नओवर इन स्टेट यूटी सेक्शन 2 क्लॉज 112। एग्रीगेट वैल्यू जो होगी इसमें ऑल टैक्सेस सप्लाई हो सकती हैं, एग्जम्प्ट सप्लाईज हो सकती है जो कि स्टेट और यूटी बाय ट्रांसेबल पर्सन के द्वारा करी गई हूँ। स्टेट मतलब होता है कोई भी स्टेट से सप्लाई हो सकती है, या यूनियन टेरिटरी मींस अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ऐसे दमन एंड दादर एंड दीव। तो भाई ऐसी दादरा एंड दीव, तो ऐसी जितनी भी यूटी होती है ना, यूनाइटेड टेरिटरी होती है या यूनियन टेरिटरी, तो इनमें भी सप्लाईज एग्जम्प्ट होती है। आगे लिखा है उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई जो मेड करी जाती है वो स्टेट और यूटी के बीच में होती है जो कि टैक्सेबल पर्सन है। उसके बाद है बेस्ट एक्सक्लूड्स। इसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड्स हैं, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस और एसजीएसटी, ये सब चीजें। पीसी दिया हुआ एक पीसी नोट है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, value of inward supply which taxes payable under RCM basis of person shall not be included turnover in state duty। कोई भी तरह की RCM बेसिस पर किया गया पैसा पे इनवर्ड सप्लाई का इसमें इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरह के टर्नओवर से हो, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से। ओके,
नीचे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देके अब समझाया हुआ है, इस एग्जांपल का आपको आंसर देना है। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंसर्न इन पुणे, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर पुणे से है, बिलोंग करती है। फाइनेंशियल ईयर जिसका 2018 एंड 19 है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग, देखो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर आरसीएम 1,60,00,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, इसका एग्रीगेट टर्नओवर बताना है आपको, साल का जो टर्नओवर है वो निकालना है। मैं आपको नीचे आंसर दिखा सकता हूँ बट मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। और ये लो मैंने आंसर को यहाँ पे कर दिया क्रॉस, ठीक है। तो अब आपको आंसर बताना भाई, आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में मेंशन है साफ साफ ये चीज है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई इसमें इंक्लूड है जो कि आरसीएम वाली है, ठीक है। और अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था इसके केस में क्या करना है। तो पहली चीज देखो, इंटरस्टेट सप्लाई मेड करी गई है फॉरवर्ड चार्जेस जो कि है यहाँ पे 7 लाख की, तो ये इंक्लूड होगी यस और नो। तो इसका आंसर है यस, फर्स्ट इंक्लूड होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर फर्स्ट है तो लिख देना 1 इज इक्वल टू यस, सेकेंड इज इक्वल टू यस, थर्ड इज इक्वल टू यस, जो भी है यस या नो, ठीक है। सेकेंड, इंटरस्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल जीएसटी एट नील रेट, नील रेट बोला है तो ये यस या नो क्या होगी, बिल्कुल सही, इसका आंसर है यस। तीसरा, इंटरस्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट यूनियन स्टेट 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, यस और नो, यस भाई ये भी इंक्लूड है। लास्ट है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, वैल्यू है 1 लाख, क्या ये उसमें शामिल होगा यस और नो, यस गलत है भाई, इसका आंसर है नो। क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, अगर जिन बच्चों ने यस लिखा वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने नो बोला तो वो ध्यान से समझो, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो है टैक्स अंडर आरसीएम, आरसीएम के अंदर अगर जो पे किया जाएगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स ये तीन ही चीज इंक्लूड होगी। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ये रहा देखो नीचे, ये था आंसर। आंसर में क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर भाई टैक्सेबल सप्लाई जो है जो हमारी आरसीएम बेसिस पर हुई है वो कैसे इंक्लूड हो सकती है, जो कि एक एग्जम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका रीजन दिया हुआ, रीजन पढ़ लेना और नीचे आप देख सकते हो आंसर, जिसके अंदर फर्स्ट वाली मेंशन है, सेकंड मेंशन है, थर्ड मेंशन है, बट जो आरसीएम था ये नील कर दिया गया है, 0। तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर जो आ गया वो आ गया हमारा 1,50,00,000, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। क्लियर है भाई, अभी भी कोई डाउट है तो एक बार रिवर्स करके फिर से आप समझ लेना ध्यान से। अगला है उसके बाद बेयर एक्ट प्रोविजन। बेयर एक्ट प्रोविजन क्या होता है पहले आप ये समझो। बेयर एक्ट प्रोविजन में लिखा है कंपनसेशन स्लीवी, जो कंपनसेशन लगाया जाता है, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, anything of the contrary contents in the act but subject of the provision subsection 3 and 4, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अंदर क्लॉज 3 एंड 4 में बताया है कि कौन कौन सी चीजें जो है इस सबसेक्शन में अंडर आती है। पहली चीज तो लिखा ए 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इज द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। दूसरा है 2.5%, 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, चाहे वो स्टेट टर्नओवर से हो या फिर वो यूनियन टेरिटरी से हो। तो इसके अंदर लिखा है केस ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई रिफर्ड इन द कॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 एंड शेड्यूल नंबर 2। थर्ड है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अदर सप्लायर। अगर अदर सप्लायर्स की बात करें तो 0.5% इन पे लगता है, ठीक है। टैक्सेस आगे लिखा है सच कंडीशंस आर रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल बाय ए पर्सन अंडर द सेशन, किसी भी तरह का डिटरमाइन करना है अगर पर्सन को टैक्स पेयर सेशंस में, टर्नओवर इन स्टेट या टर्नओवर इन यूटी, टर्नओवर इन स्टेट या यूटी दोनों में से किसी में भी होगा, शैल नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होगा सप्लाईज में जिनके नेम इस तरह से हैं। 2 पॉइंट मेंशन है, पहला और दूसरा।
पहला है सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा, व्हेन सच पर्सन बिकम टू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, वो इसमें लाइबल होगा इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, जो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट करने के बाद जो सर्विसेज है, जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, चाहे उसमें कोई डिपॉजिट हो, लोन हो या कोई एडवांस हो, तो ऐसे जो लोग हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वे में इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स वगैरह के वे में प्रोवाइडेड कर सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद है समरी, नीचे आपको कंपोजिशन स्कीम की समरी मिली है। कंपोजिशन स्कीम ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, जिसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी इनकी क्या है? पहली चीज तो है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिनके पास एग्रीगेटर टर्नओवर जो है वो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या तो वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो या फिर वो 1.5 करोड़ तक हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर। दूसरी क्या है, स्पेशल कैटेगरीज में आते हो तभी उनको इस चीज़ के लिए परमिशन और रजिस्टर्ड किया जाएगा। स्पेशल स्कीम जैसे ATO लिमिट, मतलब कि एनुअल टर्नओवर, ठीक है, इसमें लिखा है 75 लैक्स, 75 लाख वालों के लिए हो जाएगा। मगर किस किस स्टेट्स में यहाँ पे लिखा है, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कुछ स्पेशल स्टेट्स ऐसे हैं, इन ही स्टेट्स के टर्नओवर अगर 75 लाख तक है तब इनको कंपोजिशन स्कीम्स में इनरोल मिलेगा। और बाकी जो स्कीम्स हैं उनके लिए असम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर जैसे के लिए 1.5 करोड़ है, और अदर स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरी जो बाकी है, उनके लिए भी 1.5 करोड़ है। मीन्स अगर दिल्ली जैसा स्टेट है तो भी आपको 1.5 करोड़ ही लिमिट है। रेट ऑफ GST, अब रेट ऑफ GST की बात करेंगे। रेट ऑफ GST की बात करेंगे जिसमें हम कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड पर्सन की बात करेंगे। CGST रेट क्या है, तो मैन्युफैक्चरर्स का जो रेट है वो लिखा है यहाँ पे, अदर देन आइस में क्रीम, पैन मसाला या टबाको या कोई भी A रेटेड वाटर्स जिसमें 0.5% का टर्नओवर होगा। रेस्टोरेंट या कोई भी सर्विसेज वगैरह कोई ले रहा है तो उस जगह पर CGST 2.5 होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी मसाला वगैरह की पानी की दुकान से पानी पी रहे हो ना, तो जो पानी आप 10 रुपये का ले रहे हो उसमें 0.5% CGST चार्ज होगा। और अगर वही पानी आप रेस्टोरेंट वगैरह से पीते हो तो 2.5% का उस पर यूनिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का GST चार्ज होगा, मतलब वो पानी आपको 12.5 तक का मिलेगा। अगर आप कोई भी स्पेशल सप्लायर या ट्रेडर से ले रहे हो तो आपका वहाँ पे 0.5 का चार्ज होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन एलिजिबिलिटी। नॉन एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें पहली चीज लिखी है क्राइटेरिया में, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 2 में आ रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज छोड़कर जो भी सप्लाईज है वो कर सकते हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लीवेबल टू टैक्स अंडर GST, ऐसा सप्लायर जो टैक्स पे करने के लिए लीवेबल नहीं है, जिस पर टैक्स ही नहीं लगाया गया, वो पर्सन। या फिर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट मतलब जो अगर कोई दिल्ली में है तो दिल्ली से वो अपना माल मुंबई में बेच रहा है, या दिल्ली से हरियाणा, चंडीगढ़ या कोई भी कर्नाटका, केरला में बेच रहा है, बट दिल्ली से दिल्ली में ना हो बस वो, ठीक है, वो इंट्रास्टेट हो जाएगा। वरना तो इंट्रास्टेट कोई भी सप्लाई होगी आउटसाइड स्टेट में तो उस पर होगा, ठीक है, नॉन एलिजिबल। उसके बाद लगा पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ECO के थ्रू अगर कोई भी पर्सन सप्लाई करता है तब, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि पान मसाला, टबैको या A रेटेड वाटर्स में कर रहा है तब, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके पास CTP या NTRP है, उसके केस में वो नॉन एलिजिबल कहलाएगा। आगे लिखा है उसके बाद, इफ मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन हैव ए सेम पैन, अगर कोई भी एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड पर्सन पर सेम ही पैन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर OPT फॉर कंपोजिशन स्कीम, उस जगह पर वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा OPT स्कीम्स को
लेने के लिए, उसकी यूज करने के लिए, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन सप्लायर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू रिसीव इंटरस्टेट सप्लाई। अगर कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई रिसीव करता है, किसी भी तरह के कोई गुड्स में डीलिंग करता है या कोई किसी भी तरह की सर्विसेज में डीलिंग करता है, तो person engaged in margin supply of services other than restaurant services, कोई भी मार्जिनल सप्लाई सर्विसेज चलेगी बट कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट आगे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, कि कौन से रजिस्टर्ड पर्सन्स को इस स्कीम्स में इनरोल होने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है अदर देन रेस्टोरेंट, जैसे कि कोई भी परमिट सप्लायर होगा, कोई भी चल जाएगा बट उनके पास कोई खुद का रेस्टोरेंट वगैरह ना हो। स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो नॉट एक्सीडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन वैल्यू से जो नीचे लिखी है ए एंड बी में। ए में लिखा है 10% टर्नओवर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन प्रेसिडरी फाइनेंशियल ईयर। आगे लिखा है ₹5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा ना हो। लिखा है टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा हो। और यहाँ पे लिखा है मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा हो बट 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसमें लिखा है 50 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे 5 लाख तक चलेगा और इसमें लिमिट दे रखी है सप्लायर के जो करंट फाइनेंशियल ईयर्स वाले हैं। 10% स्टेट यूनियन टेरिटरी टर्नओवर होना चाहिए, प्रीसीडिंग होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर से। अब नीचे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मिस्टर पुनीत हैज ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम्स in a financial year 2019 and 20, his ATO is financial year 18 to 19 60 lakh। देखो भाई, अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 19 से 20 है बट 18 से 19 के अंदर अगले ने 60 लाख रुपए की डीलिंग करी थी। उसकी सर्विसेज अदर देन में आती है, मतलब कि रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के वो बाकी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ए जो है वो 10% जो है 10% 60 लाख का जो है मतलब कि 6 लाख रुपए पे करेगा कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर, ठीक है। अगर वो ₹5 लाख है विच नेवर इज हायर, जो कि ज़्यादा नहीं है, थस ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू ए वैल्यू ऑफ 6 लाख, और इसके थ्रू वो अपनी 6 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल करवा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनसेशन स्कीम्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। कंपनसेशन स्कीम्स जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, जिसमें पहला आता है रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि नॉट एलिजिबल होना चाहिए किसी भी तरह का यूनियन टैक्स के लिए, सेक्शन 10 क्लॉज 1 और सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंडर जो आना चाहिए। दूसरा आता है एग्रीगेट टर्नओवर जो होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो 50 लाख से भी ज़्यादा हो, 50 लाख के बराबर होगा तो भी चल जाएगा और ज़्यादा होगा तो भी चलेगा बट उससे कम नहीं होना चाहिए। हु इज़ एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई सर्विसेज अदर दैन रेस्टोरेंट सर्विसेज, वो पर्सन इसमें शामिल होंगे जो रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़कर बाकी सर्विसेज में एंगेज है। रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? रेट ऑफ जीएसटी लगेगा यूनियन टेरिटरी या स्टेट टेरिटरी में 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। दूसरा है ऑन फर्स्ट सप्लाई, पहली सप्लाई जो होनी चाहिए वो अप टू ज़्यादा होनी चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से भी ज़्यादा, 1 अप्रैल की फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट हो जाता है। नॉन एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, कि जिसमें आप नॉन एलिजिबल होते हो सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विस के लिए। पहली चीज़ तो गुड एंड सर्विस पर कोई भी तरह का टैक्स ना हो। दूसरी चीज़ इंटरस्टेट सप्लाई कोई भी ऐसी होनी नहीं चाहिए, मतलब कि इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स वगैरह ना हो। जो पर्सन होना चाहिए वो ईसीओ के अंदर थ्रू होना चाहिए। तीसरा है कोई भी मैन्युफैक्चरर इसमें नोटिफाइड गुड्स, जो कि सरकार द्वारा नोटिफाइड गुड्स हैं वो, और कोई भी नोटिफाइड सर्विसेज को लेकर डीलिंग ना कर रहा हो, मतलब कि कर रहा होगा, जैसे कि कोई सरकार द्वारा नोटिफाइड में जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरेटेड वाटर्स, ऐसी चीज़ें, ठीक है। आगे लगा उसके बाद सीटीपी और आरटीपी, इन दोनों जगह वो पर्सन जो है एलिजिबल ना होना हो ऐसा। ओके, तो नीचे एक पॉइंट लिखी है
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन सप्लायर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है टू रिसीव इंटरस्टेट सप्लाई, की इंटरस्टेट सप्लाई अगर वो रिसीव कर रहा है तब। तो इसके अंदर कुछ केसेस आ जाते हैं, जैसे कि आरपी शैल नॉट, रिसिपिएंट है भाई आरपी, recipient shall not collect any tax from the recipient on onward supply made by him, जो कि खुद के द्वारा सप्लाई करी गई है, इस पे कोई भी टैक्स ना हो। दूसरा है कि आरपी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी, आरपी जो है वो किसी भी तरह के इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा। तीसरा है शैल इशू द बिल ऑफ सप्लाई, अगर उसने बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करा है तब। टैक्स पेबल कैसे होगा, 3% CGST, 3% SGST और UTGST इसमें शामिल होता है। ओके तो यहाँ पे लिखा है CGST ऑन इनवर्ड सप्लाई, जिसमें 9394 RCM बेसिस पे, RCM के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि मेरा प्रीवियस रिचार्ज कह दिया मैंने, चार्ज ऑफ रेट करके जो थर्ड लेक्चर था हमारा GST का ही, तो वो आप जाके वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा। RCM के बारे में, इंट्रा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने 40 मिनट में पूरा अच्छे से समझाया डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा है RCM के अंदर टैक्स पेयर शालिनी का एक सैलून है, स्टाइलिश है वो हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लीवी फॉर सर्विस, जिसने कंपोजिशन टैक्स जो है, कंपोजिशन सर्विस जो है उसके लिए अप्लाई किया है। हैविंग वन ब्रांच इन शालीमार बाग दिल्ली, शालीमार बाग में एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच उसकी गुड़गांव हरियाणा में है। फाइनेंशियल ईयर, जो पुराना फाइनेंशियल ईयर था, 2 ब्रांचेस से वो कमा रही है, एक से 45 लाख रुपीस और दूसरी ब्रांच से वो कमा रही है 10 लाख लगभग रुपीस, ठीक है। तो अब 10 to 20 लाख, तो अब ये बताना है क्या वो इस स्कीम में, GST स्कीम में लीवी होगी, लगेगा उस पर नहीं लगेगा। तो पहली चीज तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 जो कि एक दिल्ली में एक हरियाणा में है, पहली ब्रांच से 25 लाख रुपए कम से कम, दूसरी ब्रांच से 20 लाख रुपए कम से कम, टोटल टर्नओवर 45 लाख का उसका हो जाता है। टर्नओवर स्कीम जो कहती है कि फाइनेंशियल ईयर कम से कम हमारा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक हरियाणा एक दिल्ली है, तो भाई हमारा 50 तो होना ही चाहिए। 25 लाख वाली पे 5 लाख रुपए का क्वार्टरली बेसिस पर जो है टर्नओवर बैठेगा, 20 लाख वाली पे 10 लाख का बैठेगा, दोनों मिला के हो जाएगा 15 लाख, जिसमें से टोटल टैक्स जो लगेगा 6% के हिसाब से 30,000 इस पे लगेगा, 60,000 इस पे लगेगा और 90,000 टैक्स उसका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हो। ओके तो ना नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी ये आपके बुक में ही प्रैक्टिस करने के लिए, इनको देख के आप प्रैक्टिस कर लो ताकि थ्योरिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो यहाँ पे लिखा है वेदर द फॉलोइंग सप्लायर आर एलिजिबल टू OPT ऑफ कंपनसेशन स्कीम, क्या वो कंपनसेशन स्कीम्स में OPT के लिए एलिजिबल है या नहीं है ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो पहले केस दिया हुआ है, सप्लायर जो है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज करता है, सर्विंग करता है फूड वगैरह, तो ये इसके लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। पहली चीज तो हमें यही बता दी कि जो सप्लायर है उसका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो इसके आंसर देख सकते हैं पहला, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है थ्रू सप्लायर ऑफ सर्विसेज रेस्टोरेंट आर क्वालिफाइड ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बट ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल वैसे नहीं होता, बट हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, सप्लायर एंगेज्ड इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर कर रहा है तो वो नॉट एलिजिबल है, ठीक है। मतलब कि कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स वगैरह अगर वो कर रहा है तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही पॉइंट नंबर बी में लिखा है सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, एक ही स्टेट से एक ही स्टेट उसी में कर रहा है, दिल्ली से दिल्ली में कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर वो बना रहा है तो वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है इज सप्लायर ऑफ एनी गुड्स, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, एलिजिबल ऑफ OPT फॉर कंपोजिशन स्कीम सच द हैंडीक्राफ्ट एलिजिबल इज OPT कंपोजिशन स्कीम्स। हाँ, तो वो जो पर्सन है वो एलिजिबल होगा इस चीज के लिए। थर्ड अगला दिया हुआ है मिस्टर ए इज एन आर्टिस्ट, और बाकी यहाँ पे ऐसे केस काफी दिए हुए हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं। ओके तो मैं ना अभी आपको एक केस समझाने वाला हूँ। केस आपको ये दे रखा है, ए पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम इन हरियाणा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉस टर्नओवर 1.5 करोड़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। एक पर्सन जो है वो कंपोजिशन स्कीम में अवेलेबल है जो कि हरियाणा में, और फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर उसने 1.5 करोड़ से ज्यादा का मार्जिन कमाया, 1.5 करोड़ से ज्यादा उसने दिसंबर तक पे कर लिया था, मतलब ले लिया था उस समय। Will he be allowed to pay tax under composition scheme remind the year 31 मार्च। क्या वो जो पर्सन है
यहाँ पे लिखा है वो जो पर्सन है वो अलाउ करता है इस स्कीम के अंदर और इस स्कीम में उसको आगे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लिखा है नो ऑप्शन टू बी पे अंडर कंपोजिशन टैक्स। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसके अंदर टैक्स वगैरह पे करने का हो, बट ड्यूरिंग फाइनेंशियल एक्सीड, अगर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, ओवर ही क्रॉस थ्रेशोल्ड, उसने थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर दिया है, रिक्वायरमेंट टू फाइल ए इंटीमेशन ऑफ विड्रॉ फ्रॉम द स्कीम्स प्रिस्क्राइब द 7 डे अकरेंस द सच ईयर। तो उसको एक विड्रॉल फॉर्म जो होता है वो भरना चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि 7 दिन के अंदर उसको अप्लाई कर देना चाहिए। एवरी पर्सन हैज टू फर्निश द इंटीमेशन, जो भी पर्सन ऐसा है जिसने भी ऐसे कोई लिमिट क्रॉस करता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एक कॉमन पोर्टल होता है जहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह, इनपुट वगैरह और सेमी फिनिश्ड गुड्स वगैरह पे करके 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए और वहाँ पे उसकी डेट ऑफ फॉर्म जो है विड्रॉल वगैरह पैसा वहाँ से इजीली आ सकता है। ओके, next we discuss about the conditions of restrictions for composition schemes rule number 5। composition schemes के कुछ restrictions हैं, rules हैं, वो क्या क्या हैं। पहले लिखा है यहाँ पे कोई भी पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर जैसी चीजें या कोई एआई वाटर है जो इसमें मैन्युफैक्चर में कोई भी ऐसी चीजों को शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद लिखा है नॉट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर्ड, खुद से मैन्युफैक्चर्ड करी गई चीजों का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। तीसरा, आरसीएम केस है, अगर कोई भी इनवर्ट सप्लाई का केस है तो उस जगह पर भी कोई चांसेस नहीं होते। कोई भी अगर सीटीपी या एनटीआरपी में डीलिंग करता है तो उसके भी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और या फिर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है जो कि अभी तक नॉट एलिजिबल है किसी भी तरह की टैक्स एंड सप्लाईज में, वो भी इसमें मेंशन है। और एक लास्ट पॉइंट भी लिखा गया है, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर कोई भी गुड्स वगैरह खरीदा जाता है तो ये जो है आरसीएम वगैरह 94 के अंदर आती है सर्विसेज, और ये कंपोजिशन स्कीम्स में रिस्ट्रिक्टेड है, ये इसमें शामिल नहीं होते। वैलिडिटी क्या है कंपोजिशन स्कीम्स की, तो वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन कर लिया है टिल ऑल प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई। जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो वो कंडीशंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लैप्स ऑफ स्कीम के अंदर लिखा है फाइनेंशियल एक्सीड होना चाहिए जो कि हमारा 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। और बाकी कुछ स्टेट हैं जिसमें 75 लाख तक होना चाहिए, जिसमें मैंने कुछ स्टेट्स ऊपर आपको नोटिफाइड बताए थे, ठीक है। आईटीसी ऑन स्टॉक इन हैंड, आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं, तो आईटीसी 30 डे के अंदर आप अपने पास विड्रॉल कर सकते हो उसके अमाउंट को, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में अवेल करते हो, इसमें आपने अप्लाई करा हुआ है तो, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आईटीसी क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट लिखा है इंटीमेशंस ऑफ ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम्स, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है और कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उनके लिए क्या डिफरेंस है। इंटीमेशंस में लिखा है कि यूआरपी में गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लीवी पार्ट बी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी अपना रजिस्टर्ड कराना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01 भर के सबमिट कराना पड़ेगा टैक्स वगैरह के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पर्सन है तो उसके लिए कॉमन पोर्टल है वही वाला जिसमें फाइनेंशियल ईयर आपने कोई भी तरह की एक्सरसाइज करी थी, ठीक है। कोई भी इफेक्टिव डेट यहाँ पे अगर पूछी जाए तो कंपोजिशन लगाने के लिए तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही इफेक्टिव डेट कहलाती है, और यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफेक्टिव डेट हो जाती है। ओके, तो चैप्टर नंबर आपका जो 4 है वो यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन ही हुआ होगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं इस बुक के तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर व्हाट्सअप का शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर परचेजिंग नोट्स, ठीक है। तो जिनको नोट्स परचेज करना है वो मैसेज कर देना। और इसके बाद के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं या जो आने वाले लेक्चर्स हैं इन फ्यूचर वो भी जल्दी आते रहेंगे। एग्जाम से पहले बीकॉम के सारे बुक के सिलेबस को चैनल एक्सप्लेन पे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। टेंशन मत लो, सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारे चैप्टर वाइज लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो।
नोट्स अवेलेबल है, नोट्स ले सकते हो। कोई आपको 400 पेजेस की बुक नहीं रीड करनी पड़ेगी भाई, इजी लैंग्वेज है। सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, इसमें आपको शॉर्ट में सब चीज़ें समझ आ जाएगी, क्लियरिटी आपको सारी मिलेगी। तो बाय करना चाहते हो तो मैसेज कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।